हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सो सीएम इंटर टैक्सेशन डे 2। तो कल अपन ने क्या देखा? ठीक है, डे 1 में अपन ने क्या देखा? डे 1 में अपन ने देखा कि टैक्स जो है वो दो पार्ट्स में था, एक डायरेक्ट था और एक इनडायरेक्ट था। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में हमने देखा इनकम टैक्स था। इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको दो पार्ट्स में उसको बताया कि अप टू 30 जून क्या टैक्स सिस्टम चल रहा है और 1 जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स क्या टैक्स सिस्टम चल रहा है। तो 30 जून 2017 तक जो टैक्स था वो आपका जो मेजर 4 रेवेन्यू सोर्स हुआ करते थे, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम, और फिर इनको खत्म करके 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लेकर आ गए। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से उस पर समझा दिया है कि जीएसटी आने के बाद में क्या चेंज हुआ है। तो अपन ने एक एग्जाम्पल भी किया था कि बिफोर जीएसटी किस तरीके से आपका प्रोसेस रहता है और आफ्टर जीएसटी कैसे रहता है। ठीक है, आज थोड़ा सा अपन इनकम टैक्स जो है आप लोगों का उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर जीएसटी में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, फिर अपन जीएसटी स्टार्ट करेंगे और इनकम टैक्स करेंगे। ठीक है, दोनों क्लासेस आपकी साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार के लिए जो इनकम टैक्स है उस पर डिस्कस कर लेता हूं। एक मिनट, चले तो इनकम टैक्स पे डिस्कस करते हैं। हाँ जी, इनकम टैक्स सो इट इज अ टैक्स ऑन इनकम। तो बच्चों इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कि ऐसी वो कौन सी इनकम है जिन पर टैक्स लगेगा, और टैक्स लगेगा तो कितना लगेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स यहां सीखेंगे और कैलकुलेशन ऑफ इनकम यहां पर हम सीखेंगे। ठीक है, अ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। पूरे 50 मार्क्स में हमें यही देखना है, व्हाट इज द इनकम एंड व्हाट इज द टैक्स ऑन सच इनकम। ठीक है, चलिए तो अब पहले हम टैक्स की बात करते हैं। तो टैक्स बच्चों हर साल जो है अमेंडमेंट आती है। हर साल फरवरी में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी वो डिक्लेयर करती हैं कि आने वाले साल में क्या टैक्स सिस्टम होगा, आने वाले साल में कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा और अगर लगेगा तो कितना लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी उसी हिसाब से पढ़ना होगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को क्या पढ़ना होगा। तो बच्चों आप लोगों को जो टैक्स पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आपको क्या पढ़ना होगा? टैक्स पढ़ना होगा। ठीक है, तो 23-24 यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक मैंने क्या इनकम अर्न की, कहां से इनकम अर्न की, और उनका टोटल मैं करूंगा, और उस टोटल के ऊपर मैं क्या पे करूंगा? टैक्स पे करूंगा। उस टोटल के ऊपर क्या पे करूंगा? टैक्स पे करूंगा। तो यहां पर दो टर्म यूज की जाती हैं, एक प्रीवियस ईयर होता है और एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो यहां पे ईयर्स को दो पार्ट्स में अपन डिवाइड करेंगे। एक हो गया प्रीवियस ईयर और एक हो गया असेसमेंट ईयर। एक हो गया प्रीवियस ईयर और एक हो गया असेसमेंट ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। तो बच्चों प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर को ही बोलते हैं, तो प्रीवियस ईयर आपका 23-24 ही रहेगा, असेसमेंट ईयर होगा 24-25। अब ये क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर होगा वो आपका फाइनेंशियल ईयर ही होगा, एंड दैट इज 23-24। आपकी पूरी बुक में जब आप मॉड्यूल कर रहे होंगे तो उस मॉड्यूल में हर क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा हुआ आएगा, कैलकुलेट इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, या लिखा हुआ होगा कैलकुलेट इनकम फॉर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 24-25। तो प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, पहले अब इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम जो इनकम कैलकुलेट करेंगे वो जाहिर सी बात है इस ईयर के लिए करेंगे। इस ईयर के लिए करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम। ठीक है,
और असेसमेंट ईयर में होता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो पहले 12 महीने इनकम कैलकुलेट की जाती हैं, 12 महीने इनकम कैलकुलेट की जाती हैं, ठीक है। इस 12 महीने के लिए मैं इनकम कैलकुलेट करूंगा और फिर उस इनकम का जो मैं टैक्स दूंगा वो नेक्स्ट ईयर दूंगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि 31 मार्च 24 तक तो मैं इनकम ही निकालता हूं। 31 मार्च 24 के बाद जब 1 अप्रैल आएगा तो अगला साल आ जाएगा, अगला साल आ जाएगा, तो अगले साल मैं पिछले साल का टैक्स देता हूं, अगले साल मैं पिछले साल का क्या देता हूं, टैक्स देता हूं। तो जो अगले साल में मैं टैक्स दूंगा, जिस ईयर में मैं टैक्स दूंगा, उस ईयर को असेसमेंट ईयर बोलते हैं। उस ईयर को क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर, अ ईयर इन विच टैक्स पेड, ईयर इन विच टैक्स पेड, जिस ईयर टैक्स पे होगा वो ईयर आपका असेसमेंट ईयर होगा, वो आपका क्या होगा? असेसमेंट ईयर होगा। तो अब असेसमेंट ईयर में आप पिछले साल का टैक्स दोगे तो जो पिछला साल होगा वो आपका प्रीवियस ईयर होगा, वो आपका क्या होगा? प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ईयर इन विच इनकम डिटरमाइन, इनकम कैलकुलेट, लिख देता हूं, ईयर इन विच income determine called previous year, year in which tax paid called assessment year, called assessment year। तो मुझे बताइए, हम जो ये पूरा इनकम टैक्स पढ़ेंगे, अभी अभी मैंने आपको कहा, हम ये जो पूरा इनकम टैक्स पढ़ेंगे वो कौन से प्रीवियस ईयर के लिए पढ़ेंगे, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए पढ़ेंगे? 23-24 के लिए। अभी 23-24 ही चल रहा है, 23-24 ही चल रहा है। आज क्या डेट है? आज क्या डेट है? आज 12 जनवरी 2024 है, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग कब हो गई थी? 1 अप्रैल 2023 को हो गई थी। तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च तक मैं कमा रहा हूं, ठीक है। अभी तक मैंने कोई टैक्स नहीं दिया है, कोई टैक्स नहीं दिया है। इनकम टैक्स साल में एक बार पे होता है, इनकम टैक्स साल में एक बार पे होता है, ठीक है। तो अभी तक मैंने कोई टैक्स नहीं दिया। अप्रैल में कमाया, मई में कमाया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कमा रहा हूं, फरवरी में कमाऊंगा, मार्च में कमाऊंगा। अब इस 12 महीने में जो कमाऊंगा उन सब का टोटल करूंगा, उस टोटल इनकम पर टैक्स निकालूंगा, टैक्स को पे करूंगा। जो मैं पे करूंगा वो नेक्स्ट ईयर होगा, और नेक्स्ट ईयर कब आएगा? 24-25। नेक्स्ट ईयर क्या है आपका? 24-25। तो इस 365 दिन में, ठीक है, इस पूरे 12 महीने में एक दिन, वो एक ड्यू डेट होती है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे जुलाई होती है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, जुलाई में लोग रिटर्न्स भरते हैं, ठीक है, जुलाई में रिटर्न्स भरते हैं, सितंबर में ऑडिट होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है? जुलाई और सितंबर वो असेसमेंट ईयर है, वो पिछले साल का टैक्स पे होता है, पिछले साल की जो है हम कैलकुलेट करते हैं इनकम और टैक्स पे कर देते हैं कि हमने पूरे 12 महीने में क्या कमाया। तो हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर जो है वो 23-24 है और असेसमेंट ईयर हमारा 24-25 है। तो हम पूरा इनकम टैक्स 50 मार्क्स का असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए करेंगे, ठीक है। इससे पीछे जो मैंने क्लास ली, जो पिछला जो अटेम्प्ट था, ठीक है, पिछले साल अभी जो आपका अटेम्प्ट गया कौन सा गया? दिसंबर गया और जून गया। तो वो कौन से असेसमेंट ईयर के लिए था? 23-24 असेसमेंट ईयर के लिए था। वो किसके लिए था? 23-24। अब जो अटेम्प्ट आएगा जून और दिसंबर, वो कौन से असेसमेंट ईयर के लिए होगा? 24-25 के लिए। कौन से के लिए होगा? 24-25 के लिए। तो ये आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर है, ठीक है। तो एक बार इतना नोट कर लें। सॉरी बच्चों, ये नोट कर लें, फिर कुछ डेफिनेशंस पर और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों से। चलिए
अब कुछ डेफिनेशंस पे और बात करते हैं कि जो इनकम टैक्स है विच इज टैक्स ऑन इनकम, तो बच्चों यहां इनकम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। गवर्नमेंट का मानना है कि जो आप इनकम अर्न करते हो वो इन 5 हेड से आप करोगे। 5 हेड्स, पार्ट बोल लो या 5 हेड्स बोल लो, इन 5 हेड से आप इनकम अर्न करोगे। आप मुझे कोई भी इनकम बोल देना, मैं इन 5 में से उनको एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपके हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है, कि इनकम आप इन्हीं हेड से करेंगे, तो वो है आपके सामने। एक है इनकम फ्रॉम सैलरी, मैं सैलरी से इनकम अर्न करूंगा। मैं हाउस प्रॉपर्टी से अर्न कर सकता हूं। मैं बिजनेस से कर सकता हूं। मैं कैपिटल गेन से अर्न कर सकता हूं। क्या होता है अभी देखेंगे। एंड द लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड द लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दीज आर दी 5 हेड्स ऑफ इनकम जिनके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। और कोई भी पर्सन हो वो इन्हीं 5 हेड्स में से किसी ना किसी एक हेड में, 2 हेड में, 3 में, कुछ लोग हैं 5 हेड से भी कमा लेते हैं, ठीक है, बट कमाते वो इन्हीं 5 में से। तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, इसी सीरीज में बोलना है, इसी सीरीज में याद करना है, क्योंकि बच्चों इनकम टैक्स एंड जीएसटी कोई भी हो, इनकम टैक्स स्पेशली आपको सेक्शन वाइज याद रखनी है। आपको सेक्शन वाइज याद रखनी है। पूरा इनकम टैक्स में जो भी बात कही गई है वो सेक्शन के रेफरेंस के साथ कही जाती है, तो सेक्शन का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जहां सैलरी का सेक्शन खत्म होता है उसका अगला सेक्शन हाउस प्रॉपर्टी का शुरू होता है, जहां हाउस प्रॉपर्टी का एंड होता है उसके बाद बिजनेस आती है, बिजनेस के एंड के बाद कैपिटल गेन शुरू होता है, और कैपिटल गेन के एंड के बाद अदर सोर्सेज शुरू होती है। तो इसी सीरीज में आपको याद रखनी होगी हेड्स ऑफ इनकम। पहले सैलरी आता है, फिर हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, एंड अदर सोर्सेज। अब इन 5 से कमाऊंगा, कौन से फाइनेंशियल ईयर में कमाऊंगा? 23-24 में कमाऊंगा। टैक्स कब दे दूंगा? 24-25 को दे दूंगा। टैक्स कब दे दूंगा? 24-25 को दे दूंगा। तो ये तो हो गई आपकी हेड्स ऑफ इनकम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है, इनको कमाने वाले कौन कौन हो सकते हैं? इनको कमाने वाले कौन कौन हो सकते हैं? तो बच्चों यहां पर इन्होंने असेसी की भी डेफिनेशन दी है। किसकी? असेसी। असेसी, ठीक है, असेसी अ पर्सन हु अर्न इनकम। असेसी इज अ पर्सन the person who earn income। असेसी एक पर्सन है जो इनकम अर्न करता है, जो इनकम अर्न करता है। अब बात आती है पर्सन कौन कौन हो सकते हैं। अब बात आती है पर्सन कौन कौन हो सकते हैं। तो बच्चों पर्सन की डेफिनेशन भी दी है। गवर्नमेंट का मानना है कि पर्सन इंडिविजुअल हो सकता है, एक अकेला व्यक्ति, ठीक है, सिंगल ओनर। हाँ, सिंगल ओनर बिजनेस से भी कमाए, हाउस प्रॉपर्टी से कमाए, कैसे भी कमाए, ठीक है। पर्सन एचएफ हो सकता है, इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पर्सन पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, आप फर्म बना के भी इनकम अर्न कर सकते हैं। पर्सन कंपनी हो सकती है, आप कंपनी बनाकर भी इनकम अर्न कर सकते हैं। पर्सन एओपी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। 7 लोग होते हैं बच्चों ये।
पर्सन की डेफिनेशन में 7 लोग रखे हैं, इंडिविजुअल, एचओएफ, पार्टनरशिप ऑफ कंपनी, एओपी। पर्सन बीओआई हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये 7 लोग होते हैं जो पर्सन की डेफिनेशन में है, ये 7 लोग होते हैं जो पर्सन की डेफिनेशन में है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्यों पर्सन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है? तो सब पे टैक्स की रेट अलग अलग रखी हुई है, सब लोग टैक्स अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कुछ को इनकम पर छूट मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है तो कुछ को ज्यादा मिलती है, कुछ को कम मिलती है। तो ये डिपेंड करता है असेसी के स्टेटस पे। एंड हु इज असेसी? असेसी इज अ पर्सन हु अर्न इनकम। एंड हु इज पर्सन? दीज 7। हु इज पर्सन? दीज 7। ठीक है, तो बच्चों इनकम में हमने क्या देखा? 5 हेड्स ऑफ इनकम, दैट इज सैलरी, हाउस, प्रॉपर्टी। तो सैलरी से कमाऊंगा, सैलरी से कब कमाऊंगा? मैं कहीं पे काम कर रहा हूं, बाउंडेशन है, लिमिटेशंस के अंदर कर रहा हूं, किसी के डायरेक्शन पे कर रहा हूं, तो वो मुझे उस पेटे कुछ भी अमाउंट जो पे करेगा, दैट इज कॉल्ड सैलरी। तो वो कहां जाएगी? सैलरी में जाएगी। हाउस, प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम है, प्रॉपर्टी है, रेंट पे दी हुई है, रेंट आ रहा है, ओनर होने चाहिए आप, ठीक है, कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। बिजनेस कर रहा हूं या प्रोफेशन है, एडवोकेट हूं, डॉक्टर हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ठीक है, तो ये कहां है? बिजनेस और प्रोफेशन में। कैपिटल गेन 2 तरीके से आता है, एक शेयर्स को बेचने से और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने से। और भी यहां पर कैपिटल असेट की डेफिनेशन है बाद में, लेकिन मोटा मोटा शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन जनरेट होती है। अगर आप शेयर्स बेचते हैं या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हैं, और इसके अलावा भी ऐसी कोई इनकम जनरेट होती है, ऐसी कोई इनकम जनरेट होती है जो ना सैलरी है, ना हाउस प्रॉपर्टी है, ना बिजनेस है, ना कैपिटल गेन है, तो वो कहां जाएगी? अदर सोर्सेज। जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्सेज है भाई, ठीक है, ओके। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है उस पर मुझे इंटरेस्ट अक्रू हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट मेरी इनकम है, टैक्स लगेगा। लेकिन अब बात आती है उस इंटरेस्ट को इन 5 में से कहीं ना कहीं ले जाना पड़ता है, हर इनकम को इन 5 में से कहीं ना कहीं जाना होता है। तो उस इंटरेस्ट की इनकम को आप कहां लेके जाओगे? सैलरी में वो जाएगा नहीं, हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम वो है नहीं, बिजनेस प्रोफेशन आप उसे कहेंगे नहीं, ठीक है। कैपिटल गेन शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने से होता है, तो कहां जाएगा? अदर सोर्सेज में जाएगा। कहां जाएगा? अदर सोर्सेज में जाएगा, ठीक है। अब आप लोग क्या है, आप लोग बिजनेस कर रहे हो, सडनली आपको कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन का कॉल आया, आइए कौन बनेगा करोड़पति में, चले गए साहब कौन बनेगा करोड़पति में, ठीक है। वहां से आपने 7 करोड़ रुपए जीत लिए। अब वो जो 7 करोड़ रुपए जो आपने जीते वो कहां लेके जाओगे? सैलरी वो हो नहीं सकता, हाउस प्रॉपर्टी वो हो नहीं सकता, बिजनेस आप उसको कह नहीं सकते, कैपिटल गेन वो है नहीं, कहां जाएगा? अदर सोर्सेज में। तो बहुत सारी ऐसी इनकम है जो इन चारों हेड्स में नहीं जाती, वो कहां जाती है? अदर सोर्सेज में। बाकी जब मैं अदर सोर्सेज आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको लिस्ट ऑफ इनकम्स दिखाऊंगा कौन कौन सी इनकम अदर सोर्सेज में जाएंगी। लेकिन अगर आप इन प्रैक्टिकल इसको समझेंगे तो वो यही कंक्लूजन निकल के आएगा कि जो 4 हेड्स में नहीं जाता वो अदर सोर्सेज में चला जाता है, ठीक है यहां तक, ओके। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम आपने नोट कर ली, 5 हेड्स ऑफ इनकम आपने नोट कर ली। नोट करने के बाद ये एसएससी की डेफिनेशन। फिर अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा टैक्स सिस्टम समझा देता हूं। इंडिया का टैक्स सिस्टम क्या है, इंडिविजुअल का आज हम समझते हैं कि इंडिविजुअल किस तरीके से जो है उसको इनकम के ऊपर जो है टैक्स देना होता है। नोट कर लें, उसके बाद इंडिविजुअल शुरू करते हैं।
हाँ जी, तो अब अपन टैक्स सिस्टम समझ लेते हैं इंडिविजुअल का। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स। व्हाट इज द इनकम टैक्स? इनकम टैक्स द टैक्स ऑन इनकम। ठीक है, इनकम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 5 पार्ट्स में, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। फिर हमने देखा कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 रहेगा और असेसमेंट ईयर 24-25। तो अब मैं जो टैक्स सिस्टम आपको बताऊंगा इन 7 लोगों के लिए, वो कौन से असेसमेंट ईयर के लिए होगा? 24-25 के लिए होगा, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। ठीक है, अभी बजट आने वाला है, अभी बजट आने वाला है। अब जो बजट आएगा 2024 फरवरी में, 2024 फरवरी में जो बजट आएगा वो कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आएगा? 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए आएगा। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए आएगा। और 24-25 फाइनेंशियल ईयर में असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 25-26। तो अब जो बजट आ रहा है वो असेसमेंट ईयर 25-26 और फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, जो अभी फरवरी 2024 में डिक्लेयर होगा। ठीक है, लेकिन अभी लास्ट जो गया है वो कौन सा बजट गया है? फरवरी 2023 में जो बजट डिक्लेयर हुआ था वो 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए हुआ था। तो असेसमेंट ईयर 24-25, तो अभी हमें वही पढ़ना है, हमें वही पढ़ना है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो हर साल जो है वो टैक्स सिस्टम आपका बदलता रहता है। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन से? इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल के लिए टैक्स ऑन इंडिविजुअल ऐसे लिख लें, और असेसमेंट ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, तो बच्चों इंडिविजुअल को इन लोगों ने जो टैक्स रखा है वो 2 अलग अलग स्कीम में रखा है। एक ओल्ड स्कीम में रखा है, एक न्यू स्कीम में रखा है। ये इंडिविजुअल के ऊपर है वो कौन सी स्कीम में जाना चाहता है। न्यू स्कीम के लिए इन्होंने सेक्शन 115 BAC सेक्शन 115 BAC रखा है। न्यू स्कीम, ठीक है, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं ओल्ड स्कीम में इंडिविजुअल के लिए क्या रखा है टैक्स, ठीक है, और न्यू स्कीम के लिए क्या रखा है। ठीक है, तो पहले मैं ओल्ड स्कीम पर बात कर लेता हूं। तो बच्चों ओल्ड स्कीम में जो इन्होंने टैक्स रखा है वो एज वाइज रखा है। एज वाइज, एज बिलो 60, अगर उम्र 60 साल से कम हो, एज 60 ईयर और अबव, बट बिलो 80 ईयर, 60 साल या उससे ज्यादा लेकिन 80 साल से कम। एंड द लास्ट एज 80 ईयर और अबव, उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है तो टैक्स अलग तरीके से है। तो बच्चों 60 साल या उससे ज्यादा लोगों को यहां पर सीनियर सिटीजन वर्ड यूज लिया जाता है। सीनियर सिटीजन 60 साल या उससे ज्यादा लोगों को, और 80 साल या उससे ज्यादा को यहां बोला जाता है सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन। तो अगर एज 60 साल से कम है तो किस तरीके से इन्होंने टैक्स सिस्टम को रखा है बच्चों, वो हम देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप एक अकेले व्यक्ति हैं और इनकम अर्न करते हैं, इनकम आप कहीं से भी अर्न करते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, दोनों को मिलाकर, तीनों को मिलाकर, पांचों को मिलाकर, किसी एक से, तो टोटल आप कर ले। अगर वो टोटल पूरे साल भर का अगर वो टोटल 2.5 लाख रुपए तक है तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। अगर वो टोटल इनकम पूरे साल भर की कितनी है, 2.5 लाख रुपए है, तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है लेकिन कहां तक है, 5 लाख तक है, तो हम आपसे 5% टैक्स लेंगे। हम आपसे कितना टैक्स लेंगे, 5% टैक्स लेंगे। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख तक है, तो हम आपसे 5 से 10 के बीच की जो इनकम होगी उस पर 20% टैक्स लेंगे।
टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी आप स्लैब लिख लें कि गवर्नमेंट ने क्या स्लैब दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। आपको कितना टैक्स देना होगा? 30% टैक्स देना होगा। 30% टैक्स देना होगा। ये किसके लिए बच्चों? ये 60 इयर्स और बिलो के लिए है। अगर उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है लेकिन 80 से कम है तो इन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए तक आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। कितने तक? 3 लाख रुपए तक आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 3 लाख से ज्यादा अगर आप अर्न करते हैं 5 लाख रुपए तक तो आपको 5% टैक्स देना होगा। कितना? 5%। और अगर आपकी इनकम 5 लाख को भी क्रॉस करती है लेकिन 10 लाख तक है तो आपको 20% टैक्स देना होगा। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। 30% टैक्स देना होगा। ये किसके लिए है? ये सीनियर सिटीजन के लिए है। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए इन्होंने थोड़ी और रियायत बरती। इन्होंने कहा चूंकि आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो आप 5 लाख रुपए अगर सालाना कमाते हैं हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप 5 लाख को क्रॉस कर लेते हैं 10 लाख तक के बीच में अगर आपकी इनकम आती है तो हम आपसे सीधे 20% टैक्स लेंगे और 10 लाख के ऊपर 30%। 10 लाख के ऊपर 30%, ठीक है। 10 लाख प्लस हो जाती है तो हम आपसे कितना टैक्स लेंगे? 30% टैक्स लेंगे। तो ये है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट, ठीक है। ये कब है? ओल्ड स्कीम में है। ये असेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्कीम में जाना चाहता है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि आपको कौन सी स्कीम के तहत टैक्स निकालना है, ठीक है। आपको 115 BAC के अकॉर्डिंग टैक्स निकालना है या ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग टैक्स निकालना है, ठीक है। एक बार के लिए आप ये ओल्ड स्कीम वाला जो टैक्स सिस्टम है ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको न्यू स्कीम का टैक्स सिस्टम लिखवाता हूं, उसके बाद अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, समझने के दृष्टिकोण से। उतारिए फटाफट से। हाँ जी, नोट कर लिया? तो अब स्टार्ट करते हैं एक बार न्यू स्कीम के लिए। न्यू स्कीम के लिए इन्होंने किस तरीके से टैक्स सिस्टम को रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां नोट कर लेता हूं बच्चों न्यू स्कीम, आप अलग से लिख लेना। चलिए, तो न्यू स्कीम में इन्होंने कहा है कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आपको 3 लाख रुपए तक टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। 3 लाख रुपए तक आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 3 लाख से अगर आप ज्यादा कमाते हैं अप टू 6 लाख तक तो आपको टैक्स देने की जरूरत है 5%। कितना? 5%। अगर आप 6 लाख से ज्यादा कमाते हैं 9 लाख तक तो आपको टैक्स देना है 10%। अगर आप 9 लाख से ज्यादा कमाते हैं 12 लाख तक तो आपको 15% टैक्स देना है। अगर आप 12 लाख से ज्यादा कमाते हैं 15 लाख रुपए तक तो आपको 20% टैक्स देना है। और अगर आप 15 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं फिर इसके ऊपर आप कितना भी प्लस में कमाएं आपको टैक्स देना है 30%। आपको टैक्स देना है 30%। ये आपकी न्यू स्कीम की स्लैब है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। जब असेसमेंट ईयर 23-24 की आप देखोगे तो आपको ये 2.5 लाख मिलेगा। 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15। ये पिछले असेसमेंट ईयर के लिए था। अब असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए न्यू स्कीम चेंज हो गई है। वो ये है आपके सामने। कौन सी स्कीम से टैक्स निकालना है ये आपको क्वेश्चन स्पेसिफाई करके देगा। ये आपको क्वेश्चन स्पेसिफाई करके देगा, ठीक है। यहां तक नोट करें न्यू स्कीम। फिर कुछ 2-4 क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं कि ये जो स्लैब है इन्हें स्लैब बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये जो स्लैब है इनको हम कैसे
यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता है। 2-4 अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर तो हम जो है बड़ा क्वेश्चन करेंगे। आगे हम इनकम को प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे, उस प्रॉपर इनकम के ऊपर हम प्रॉपर टैक्स निकालेंगे। अभी भी हम टैक्स तो निकाल ही लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, समझ लेते हैं कि किस तरीके से निकाला जाता है। प्लीज नोट डाउन अ न्यू स्कीम सेक्शन 115 BAC। एक दो टैक्स कैलकुलेट करें। एक बार ओल्ड स्कीम से करके देखते हैं, ओल्ड स्कीम से करके देखते हैं। लिखो एक एग्जांपल, मैं आपको इस तरीके से डायरेक्ट लिखा रहा हूं कि कोई मिस्टर राम है जिसकी एज 50 ईयर है, जिसकी एज क्या है 50 साल। उसकी टोटल इनकम, मैं डायरेक्ट आपको टोटल इनकम दे रहा हूं, कौन से हेड से कमा रहा है, सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी मतलब नहीं है, पांचों हेड का टोटल को हम टोटल इनकम बोलते हैं। वो आप मैंने आपको करके दे दी है। टोटल इनकम जो है वो उसकी 4 लाख रुपए है। कितनी है? 4 लाख रुपए। तुम्हें कैलकुलेट करना है टैक्स, तुम्हें कैलकुलेट करना है टैक्स कि अगर राम पूरे साल भर में, और राम जिसकी उम्र 50 साल है, अगर वो पूरे साल भर में 4 लाख रुपए कमाता है तो उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा एज पर ओल्ड स्कीम। अभी हम ओल्ड स्कीम को समझते हैं। हम ये भी समझेंगे बच्चों कि ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में फर्क क्या है। ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में फर्क क्या है, गवर्नमेंट ने ये तो हमें कह दिया कि आप ओल्ड चूज कर लो या न्यू चूज कर लो, आपकी मर्जी, लेकिन हमारा फायदा कहां पर है वो हमको देखना होगा। तो फायदे की भी हम बात करेंगे कि अगर मैं ओल्ड स्कीम में जाता हूं तो मुझे क्या फायदे मिलेंगे, और अगर मैं न्यू स्कीम में जाता हूं तो मुझे क्या फायदे मिलेंगे। ठीक है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हम एक बार राम की जो एज है 50 साल, उसकी टोटल इनकम 4 लाख है। अब आप देखो टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूं कैलकुलेट करने का, फिर तो आप इतने प्रो हो जाओगे, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे टैक्स को, कैलकुलेटर पे, ठीक है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत समझना होगा। तो आप किस तरीके से करेंगे, आप 4 कॉलम बनाएं। पहला कॉलम बनाएं स्लैब का, दूसरा कॉलम बनाएं डिफरेंस का, तीसरा कॉलम बनाएं रेट का, और चौथा कॉलम बनाएं टैक्स का। 4 कॉलम आप लोग बनाएं। पहला कॉलम स्लैब, दूसरा कॉलम डिफरेंस, तीसरा कॉलम रेट एंड चौथा कॉलम टैक्स। तो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको जो स्लैब मैंने ये लिखवाई है, ठीक है, कि अच्छा मुझे आप बताइए आप कौन से वाले में जाएंगे, 2.5 लाख वाली लिमिट पे जाएंगे, 3 लाख वाले पे जाएंगे, या 5 लाख वाले पे जाएंगे। एज क्या है उसकी 50 साल, विच इज लेस देन 60, विच इज लेस देन 60, 60 साल से कम है। अब 60 साल से कम कितना भी हो, 50, 35, 38, 48, 30, 25, 20, 21, कुछ भी हो, ठीक है। चलिए, तो स्लैब क्या है, पहली 2.5 लाख, तो अप टू 2,50,000, कोई डिफरेंस, कोई रेट, कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख तक तो कोई रेट कोई टैक्स है ही नहीं, वैसे ही नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद 2.5 लाख से चलेगा, 2.5 लाख से चलेगा। अब मेरी जो स्लैब है वो 2.5 से लेके 5 लाख तक है, लेकिन मैंने कमाया ही कितना है 4 लाख। मैंने कमाया ही कितना है 4 लाख, तो मैं 4 लाख ही लिखूंगा। सर अगर मैंने 5 लाख से ज्यादा कमाया होता, 6 लाख होता, तो अगले एग्जाम्पल में करवा दूंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि अगर 6 लाख होता तो मैं यहां 5 लाख लिखता और दूसरी स्लैब पे आ जाता। फिर कौन सी स्लैब पे आ जाता, दूसरी पे। लेकिन यहां तो मैं पहली स्लैब को ही टच नहीं कर पा रहा हूं। पहली स्लैब 5 लाख के नीचे रुक गया, तो कहां रुक गया, 4 लाख पे रुक गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है आपका 1.5 लाख रुपए। कितना है, 1.5 लाख। अगर आकर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको जीरो कर लो आप लोग। कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए। टैक्स कितना है, 5%। टैक्स कितना है 2.5 से 5 का, 5%। कितना हो गया, 7,500 रुपए। कितना हो गया, 7,500 रुपए। यानी कि अगर आप सालाना 4 लाख रुपए कमाते हैं तो भारत सरकार आपसे 7,500 रुपए का टैक्स वसूल करेगी। 7,500 रुपए का टैक्स वसूल करेगी। हाँ, ये अलग बात है बच्चों कि यहां पर टैक्स की रिबेट भी दी गई है। टैक्स की रिबेट भी दी गई है सेक्शन 87A में, जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि अब जैसे इसका जो टैक्स है 7,500 रुपए का, इसको 7,500 रुपए की रिबेट भी मिलेगी भारत सरकार से। रिबेट
नहीं चाहिए, रख ले, ये जो 7500 का टैक्स है हमें नहीं चाहिए। अगर तेरी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो जो भी तेरे को टैक्स आ रहा है उस टैक्स को हम तुझसे नहीं लेंगे। 5 लाख तक हम तेरे को रिबेट दे रहे हैं, और वहां न्यू स्कीम में 7 लाख रुपए तक रिबेट है। 7 लाख तक जो भी टैक्स आएगा वो माफ 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 माफ, ठीक है। लेकिन टैक्स तो कैलकुलेट करना आना है, टैक्स तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 7500 रुपए टैक्स आ गया। अगला एग्जाम्पल और करते हैं, अगला एग्जाम्पल और करते हैं। ये नोट करें, नोट करते जाएं। मिस्टर मोहन, इस बार इनकी जो एज है वो 62 ईयर है, और जो इनकी टोटल इनकम है वो 9 लाख रुपए है। जो इनकी टोटल इनकम है वो कितनी है? 9 लाख रुपए। तो कैलकुलेट करें टैक्स, कैलकुलेट करें टैक्स 9 लाख रुपए पर। अब जो एज है वो कितनी है? 62 ईयर है। कितनी है? 62 ईयर। तो 62 ईयर पे कैसे निकालोगे बच्चों? वही 4 कॉलम बनाने, स्लैब, डिफरेंस, रेट एंड टैक्स। स्लैब क्या है बताइए? स्लैब क्या है? 2.5 लाख लिखूं, 3 लाख लिखूं, 5 लाख लिखूं? बिल्कुल 3 लाख रुपए, क्योंकि एज 60 को क्रॉस कर रहा है। उसके बाद 3 लाख से चला, दूसरी स्लैब है 3 से 5 लाख। क्या इसने 3 से 5 वाली स्लैब को क्रॉस कर लिया? 5 लाख को क्रॉस कर लिया? हाँ सर, 9 लाख है। पहली स्लैब तो पूरी लग रही है। दोनों का डिफरेंस कितना है सर? 2 लाख रुपए है। टैक्स कितना है सर? 5% है। कितना आएगा? 10,000। उसके बाद 5 लाख से चलेगा। अब दूसरी जो स्लैब है वो 5 से 10 लाख है। क्या इसने 10 लाख को क्रॉस कर लिया? नहीं सर। कहां रुक गया? 9 लाख पे ही रुक गया सर। ये तो 9 लाख पे रुक गया, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 लाख रुपए। दूसरी रेट कितनी है? 20%। दूसरी रेट कितनी है? 20%। कितना हुआ ये? 80,000। तो टोटल कितना हो गया? 90,000 रुपए। टोटल कितना हो गया? 90,000 रुपए। तो ये है, अगर आप सालाना 9 लाख रुपए कमाते हो और अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो भारत सरकार आपसे 90,000 रुपए का टैक्स लेगी। 90,000 रुपए का क्या लेगी? टैक्स लेगी, ठीक है। एक को और कर लो कि अगर आपकी इसी की टोटल इनकम अगर सपोज 18 लाख होती, अगर टोटल इनकम कितनी होती? 18 लाख होती, तो 18 लाख के केस में क्या करते आप? वही अप टू 3 लाख, कोई रेट कोई डिफरेंस नहीं। 3 लाख से चला 5 लाख तक, स्लैब पूरी यूज कर रहा है 2 लाख। पहली रेट कितनी है? 5%। टैक्स कितना आ गया? टैक्स कितना आ गया? 10,000 रुपए। फिर 5 लाख से चला कहां तक? 10 लाख तक। डिफरेंस कितना है? 5 लाख। रेट कितनी है? 20%। कितना टैक्स हो गया? क्योंकि 10 लाख को क्रॉस कर रहा है ना ये। अब 10 लाख से चला कहां जाके रुक रहा है बच्चों? 18 लाख पे रुक रहा है। कितना है डिफरेंस? 8 लाख रुपए। टैक्स कितना है? 30%। कितना हो गया ये? 2,40,000। कितना हो गया? 2,40,000। टोटल कर लो, 3.5 लाख रुपए। यानी अगर आप सालाना 18 लाख रुपए कमाते हो तो भारत सरकार आपसे 3.5 लाख रुपए का टैक्स वसूल करेगी। 3.5 लाख रुपए का टैक्स वसूल करेगी। इस तरीके से कैलकुलेट होता है टैक्स, ठीक है। हाँ जी, ये इस तरीके से न्यू स्कीम अपन कल देखते हैं, ठीक है। एक बार इसकी समरी कर लेंगे।
टैक्स ऑन इनकम हम देख रहे हैं, इनकम को हमने 5 सेट्स में देखा। फाइनेंशियल ईयर हमारा 23-24 है, असेसमेंट ईयर हमारा 24-25 है। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए हम पूरी टैक्सेशन पढ़नी है। फिर हमने पढ़ा असेसी कौन होता है। असेसी एक पर्सन होता है जो इनकम अर्न करता है। पर्सन कौन होते हैं? 7 लोग होते हैं। एक इंडिविजुअल है, एक एचयूएफ है, एक पार्टनरशिप फर्म है, एक कंपनी है, एक एओपी है, एक बीओआई है और एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, और हमने इंडिविजुअल का टैक्स सिस्टम पढ़ा 2 तरीके से, एक ओल्ड और एक न्यू। न्यू स्कीम 115 बीएसी है। कल मैं इसको आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि 115 बीएसी जो है, ठीक है, उसका हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, हमें ओल्ड में ही क्यों नहीं रखा गया, हमें न्यू के लिए क्यों ऑप्शन दिया गया, इसकी सारी जिक्र हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, आज कल इतना ही। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।